शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 10 का एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझेंगे। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द रीजन, इट इज द रीजन कहो या स्पेस कहो, बात है कि अराउंड चार्ज्ड पार्टिकल, अराउंड चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में जो भी स्पेस मौजूद होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कॉन्सेप्ट वो दिया था माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे। जी, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है? वो होता है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या है? ई। और इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम्ब, या इसका दूसरा यूनिट है वो है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है? E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। और ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब। फार्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके सराउंडिंग में जो स्पेस है, जो रीजन है, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने दिया। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सिंबल है वो है ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम्ब या वोल्ट पर मीटर। और इसका फार्मूला है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ इसका दूसरा भी फार्मूला है। दूसरा फार्मूला कौन सा है? E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये इसका दूसरा फार्मूला है। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इसका दूसरा फार्मूला है। इसको नोट कर लो ताकि हम कॉन्सेप्ट समझे। ये स्टेटमेंट थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है, इसका सिंबल, इसका यूनिट, इसका फार्मूला, और ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो पहले ये बताओ कि फील्ड क्या होती है। व्हाट इज फील्ड? फील्ड हम उसे कहते हैं जो कोई भी स्पेस, किसका स्पेस, जैसे अगर आप देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्लास 9 में चैप्टर था ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है? ज़मीन के पास ग्रेविटी होती है। ये क्या है? ये अर्थ क्या है? प्लेनेट है। और प्लेनेट के पास ग्रेविटी होती है। जैसे वीनस, अर्थ, प्लूटो, उनके पास
क्या है, ग्रेविटी है। जैसे सन के पास ग्रेविटी है, इसके पास कितनी ग्रेविटी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी तो है, लेकिन इनके पास जो ग्रेविटी होती है वो किसी हद तक होती है। मतलब जिस हद तक ज़मीन ऑब्जेक्ट्स को अपने आप की तरफ अट्रैक्ट कर सके उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। ये है इसकी हद है। जिस हद तक ज़मीन किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सके उसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। दूसरा भी मैग्नेट इसके करीब ले आए, साउथ और नॉर्थ, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर डिसिमिलर पोल्स हो तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन अगर सिमिलर पोल्स हो तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। तो जिस हद तक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पर फोर्स लगा सके, जिस हद तक मैग्नेट का फोर्स लग सके, एक्सर्ट हो सके, एक्सपीरियंस हो सके, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिस हद तक मैग्नेट का अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स हो उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। अब ये है मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा फायर फील्ड होती है। फायर फील्ड मतलब जिस हद तक आग की हीट हो, मतलब जिस हद तक अगर हम इस आग के करीब आएँ तो हमें हीट महसूस होती है। तो जिस हद तक इसकी हीट हो उसे हम क्या कहेंगे, ये फायर फील्ड है। मतलब अगर इसके करीब हाथ ले आएंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ये क्यों जला, क्योंकि हमने फायर की फील्ड में हाथ डाला। तो फायर की वजह इसका एक स्पेस है, रीजन है, जिस हद तक इसका एक फोर्स होता है। ये एक इसका रीजन है फायर का। ऐसे ही ये एक इसका रीजन है मैग्नेट का, जिस हद तक इसका फोर्स होता है। ऐसे ही ज़मीन का एक रीजन है, जिस हद तक ज़मीन ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकती है। तो आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और फायर फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, देखो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जबकि जो निगेटिव चार्ज की जो फील्ड होती है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होती है, इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये जो पॉजिटिव फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड में और ये आइसोलेटेड में, आइसोलेटेड फील्ड है। और ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज इसकी फील्ड लाइंस इनवर्ड डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में, ये इनवर्ड डायरेक्शन में, इनकी फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में, और ये भी आइसोलेटेड में। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, आइसोलेटेड का मतलब है, आइसोलेटेड का मतलब है कि अलग। जैसे पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो है ये अलग है, किससे, पॉजिटिव चार्ज से। अब देखो फील्ड क्या है, फील्ड, फील्ड इज रियल, फील्ड रियल होती है, फील्ड रियल होती है। और इसके बाद जो फील्ड लाइंस जो नज़र आ रही है, पहले बताओ ये फील्ड लाइंस किसको ज़ाहिर करती है, फील्ड लाइन ज़ाहिर करती है फोर्स को। मतलब ये जो फील्ड लाइंस है ये फोर्स को ज़ाहिर करती है, और ये फील्ड लाइंस डायरेक्शन को भी ज़ाहिर करती है कि फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरफ है।
इससे मतलब इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो फील्ड लाइन्स है वो आउटवर्ड में है, मतलब इसका जो फोर्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके ये जो फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है, मतलब इसका जो फोर्स है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। अगर हम ये नेगेटिव ना लिखें तब भी हम समझ जाएंगे कि ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये जो फील्ड लाइन्स है वो इनवर्ट डायरेक्शन में है। इसी तरह ये जो फील्ड लाइन्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर प्लस ना भी लिखें तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है। तो फील्ड लाइन्स जो है वो आर इमेजिनरी, ये इमेजिनरी होती है, ये फील्ड लाइन्स इमेजिनरी होती है। और फील्ड लाइन्स नेवर कट ईच अदर, नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। फील्ड लाइन्स है एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे आप देखो पॉजिटिव चार्ज के पास कितनी फील्ड लाइन्स है, बहुत सारी फील्ड लाइन्स निकलेगी, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। नेगेटिव चार्ज की कितनी फील्ड लाइन्स है, लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। जैसे आप देखो जो ज़मीन है, ज़मीन के पास ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन्स है ये भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे आप देखते हैं कि जो बारिश होती है, बारिश में हर पानी का कतरा, हर पानी का ड्रॉप अलग अलग गिरता है। ये अलग अलग क्यों गिरता है? ज़मीन का जो भी ज़मीन पर जो भी ड्रॉप्स गिरते हैं, किसके? रेन के, बारिश के, तो अलग अलग क्यों गिरते हैं? ये अलग अलग इसीलिए गिरते हैं क्योंकि ज़मीन हर पानी के कतरे को, जो भी बारिश का कतरा आता है, उनको अलग अलग करके खींचती है। मतलब ज़मीन की जो फील्ड लाइंस होती है वो अलग अलग होती है और हर पानी के कतरे को अलग अलग खींचती है। तो इसकी वजह से जो ज़मीन के जो बारिश होती है, बारिश में हर ड्रॉप पानी का जो भी ड्रॉप है, कतरा, वो अलग अलग गिरता है। लेकिन अगर ज़मीन की जो फील्ड लाइंस है वो अलग अलग ना होती, एक दूसरे को कट करती, तो ये जो भी ड्रॉप्स है वो एक दूसरे से मिलकर, तो पॉजिटिव फील्ड की लाइंस, जो भी लाइंस है एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। और ये जो फील्ड लाइंस है वो फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर से ये फील्ड लाइंस पास नहीं कर सकती, मतलब ये फील्ड लाइंस ऐसे पास नहीं कर सकती किसी भी कंडक्टर से, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पास कर सकते हैं किसी भी फील्ड लाइन से। तो फील्ड रियल है, फील्ड की जो लाइंस है वो इमेजिनरी है, और फील्ड जो लाइंस है वो किसी भी कंडक्टर से पास नहीं कर सकती। अब अगर हम इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंबाइन करें, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इन चार्जेस को कंबाइन करें, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस आउटवर्ड होगी, ये पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड जाएगी और नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगी। पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, रेडियली आउटवर्ड और टर्मिनेट करेगी नेगेटिव चार्ज पर। यहाँ पर 90 डिग्री की बनेगी। अब देखो यहाँ से भी लाइंस, फील्ड लाइंस निकलेगी, फील्ड लाइंस आउटवर्ड और नेगेटिव के हिसाब से इनवर्ड। अब देखो कि कॉलम्स लॉ हमने पढ़ा। कॉलम्स लॉ किसे कहते हैं? कॉलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। चार्जेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच में जो डिस्टेंस है। मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा या ज़्यादा होगा।
चार्जेस एक दूसरे से दूर हो तो फोर्स ज़्यादा होगा या कम होगा? फोर्स कम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो एक दूसरे पर फोर्स, इनका फोर्स कम हो जाएगा। तो अगर आप देखें कि जहाँ पर फील्ड लाइंस ज़्यादा हो, जहाँ पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा हो तो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग होगी। यहाँ पर अगर आप देखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। और अगर आप यहाँ पर देखो कि फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की E इज इक्वल टू वीक। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, इस जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी करीब होगी मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग है, और जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से दूर होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वीक होगी। अब अगर हम पॉजिटिव चार्ज को देखें, पॉजिटिव चार्ज, अब जो चार्ज फील्ड लाइंस जनरेट करती है, फील्ड लाइंस पैदा करती है, प्रोड्यूस करती है, उसे हम क्या कहते हैं? जो चार्ज फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सोर्स चार्ज। ये क्या है? ये सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज मतलब जो चार्ज फील्ड लाइंस को प्रोड्यूस करे उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज, मतलब फील्ड को जो पैदा करे उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। जो एक ही पॉइंट पर फिक्स हो उसे हम कहेंगे सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज अगर हम देखें, टेस्ट चार्ज, पहले अगर आप देखो कि सोर्स चार्ज की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मालूम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैसे मालूम करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करने के लिए हम एक चार्ज लेंगे जो टेस्ट करेगी इस सोर्स चार्ज को, तो इसकी वजह से इस चार्ज को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। अगर हम देखें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तकरीबन 0 के बराबर होती है, 10⁻⁻⁶, मतलब बिल्कुल 0 होती है इसकी, जिसकी वजह से अगर ये चार्ज इसके करीब भी ले आए तो पॉजिटिव इस सोर्स चार्ज पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये चार्ज इसके करीब ले आते हैं तो इस सोर्स चार्ज पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तो अगर हम ले आएँ इसके करीब, फॉर एग्जांपल ये इसकी फील्ड है, अगर हम ये चार्ज इसके करीब ले आते हैं इसकी फील्ड में, ये किसकी फील्ड है? ये पॉजिटिव की फील्ड है, सोर्स चार्ज की फील्ड है, और ये किसकी फील्ड है? ये इसकी फील्ड है, मतलब इसकी जो फील्ड है वो तकरीबन 0 होती है। तो इसके करीब ले आएँ, ये किसकी फील्ड है? टेस्ट चार्ज की। अब जैसे ये इसके करीब ले आएंगे, ये क्या है? इसके बीच में डिस्टेंस, ये क्या है? इसके बीच में डिस्टेंस, और ये पॉजिटिव चार्ज, ये टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज। अब टेस्ट चार्ज यहाँ ले आए हैं, और ये क्या है? ये सोर्स चार्ज है। अब सोर्स चार्ज जो है इस पर फोर्स लगाएगी। पहले ये जो चार्ज है वो, ये चार्ज इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था, तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी, ना ही रिपेल। तो जैसे ये इसके करीब आई तो ये इस पर फोर्स लगाएगी। तो अगर हम देखें फोर्स क्या होता है, फोर्स कौन सा है? इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब कॉलम्स लॉ जो है वो किसको बयान करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बयान करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड तभी मुमकिन है अगर जो चार्ज्ड पार्टिकल हो, कोई भी बॉडी वो चार्ज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड
या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये मुमकिन हो सकती है। कैपेसिटर्स जो भी है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो फोर्स जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये बराबर होता है Fc इज इक्वल टू Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एफ क्यू लिखो या एफ क्यू इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। कॉलम्स लॉ के लेक्चर में हमने ये समझा कि एफ क्यू इज इक्वल टू के की जगह पर हम क्या रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के की जगह पर ये रखा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखें उसको रिवाइज कर रहे हैं, एफ क्यू इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट की जगह पर दूसरा मीडियम आ जाए 4 पाई एप्सिलॉन एम, दूसरा मीडियम आ जाए Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब एप्सिलॉन एम किसके बराबर होती है, एफ क्यू इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी रिलेटिव परमिटिविटी Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर आप देखो कि फोर्स किसके बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एप्सिलॉन R को बाहर निकाल दो, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एफ क्यू के, मतलब एफ इज इक्वल टू एफ अपान एप्सिलॉन आर, एफ इज इक्वल एफ अपान एप्सिलॉन आर। मतलब अगर रिलेटिव परमिटिविटी कोई भी मीडियम ले आए एयर में या वाटर में, कोई चार्जेस अगर ले आए तो उनके बीच में जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाता है, फोर्स ज़्यादा हो जाता है तो ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करने में उनको मुश्किल होती है। तो अगर इनको ज़्यादा करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को, मीडियम को ले आते हैं, कोई भी मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इनके बीच में फोर्स जो है वो कम हो जाता है, इनके बीच में फोर्स कम हो जाता है। जैसे अगर आप देखो कि पानी में अगर चार्ज पार्टिकल्स ले आएँ तो फोर्स, चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने में मुश्किल होगी, और अगर वैक्यूम में हो तो उनके बीच में फोर्स बहुत कम होता है। दूसरा फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, जैसे अगर कार मूव कर रही है तो या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उस पर दूसरा एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो वो आसानी से मूव कर सकती है। ऐसे ही चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरा मीडियम या दूसरा कोई फोर्स उस पर ना लगे तो वो आसानी से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई दूसरा मीडियम ले आए तो फोर्स कम हो जाएगा। अब ये मैंने रिवाइज कराया कि फोर्स जो है वो कम हो जाता है अगर मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं। आइए अब हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखो एफ क्यू इज इक्वल टू के Q1 Q2, इसको मिटाता हूँ यहाँ तक, एफ क्यू इज इक्वल टू, तो देखो एफ क्यू इज इक्वल टू Q1 Q2। अब Q2 की जगह पर टेस्ट चार्ज और Q1 की जगह पर सोर्स चार्ज, मतलब Q1 किसको ज़ाहिर करती है, Q1 ज़ाहिर करती है सोर्स चार्ज को, और Q2 जो है वो ज़ाहिर करती है टेस्ट चार्ज को, और इनके बीच में जो है वो डिस्टेंस है R स्क्वायर, इनके बीच में डिस्टेंस है। और अगर हम देखें ये तो फोर्स है किसका, इनका और इनके बीच में जो फोर्स है। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे ज़ाहिर करते हैं, ई से, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू, फोर्स अपान चार्ज, ये फार्मूला याद है। अब देखो फोर्स किसके बराबर है, फोर्स बराबर है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ई इज इक्वल टू, फोर्स किसके बराबर है, के
Q1 Q2 Q2 ये क्या है, टेस्ट चार्ज है, तो इसकी वजह से Q रखते हैं अपॉन आर स्क्वायर। ये किसका है, ये फोर्स का है। और Q जो है वो अपॉन में, तो अपॉन में रख दो Q। अब Q में कैंसिल कर दो, या इसको ऊपर ले आओ Q को, तो Q में कैंसिल। E इज इक्वल टू के Q1 आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू के Q अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक ये फार्मूला है और दूसरा ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये जो है सोर्स चार्ज के लिए है, मतलब अगर कोई दूसरी चार्ज इसके करीब ना भी ले आए, इसके करीब ना भी हो, तब भी इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी। जैसे अगर हम ज़मीन से बहुत दूर चले जाएं, तो क्या ज़मीन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो ख़त्म हो जाएगी? नहीं। तो ऐसे ही अगर टेस्ट चार्ज इससे दूर कर दें, तो क्या उसकी जो फील्ड है वो कम हो जाएगी? नहीं। टेस्ट चार्ज अगर इससे दूर भी चली जाए, इसके पास सेम ही फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज। आइए अब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, यहाँ फील्ड इंटेंसिटी लिखो। इफ द फोर्स is 9 microcoulomb acting on 3 microcoulomb charge. Calculate the electric field if the force is 9 microcoulomb, मतलब 9 microcoulomb फोर्स जो है 9 माइक्रो न्यूटन is acting on 3 microcoulomb चार्ज। डेटा लिखो। डेटा में फोर्स कितना है? फोर्स बराबर है 9 माइक्रो न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है। और चार्ज बराबर है 3 माइक्रोकोलम्ब। कोलम्ब किसका यूनिट होता है? चार्ज का। और हमें क्या मालूम करना है? ई मालूम करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई इज इक्वल टू, पहले इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक नोटेशन में। 9 इंटू 10 पावर, माइक्रो किसके बराबर होता है? 10 पावर माइनस 6। 10 पावर माइनस 6 न्यूटन सेम रखो। 3 इंटू 10 पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रो की जगह पर हमने -6 रखा। और ये कोलम्ब चार्ज का यूनिट। अब ये हमें मालूम करनी है। तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q। E इज इक्वल टू, फोर्स कितना है? फोर्स है 9 इंटू 10 पावर माइनस 6, 9 इंटू 10 पावर माइनस 6। और चार्ज कितनी है? चार्ज है 3 इंटू 10 पावर माइनस 6। तो अगर आप देखो 10 पावर माइनस 6 10 पावर माइनस 6 सेम है, तो इनको कैंसिल कर दो। या ऐसे भी करो कि 10 पावर माइनस 6 है, इनको ऊपर ले आओ 10 पावर प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएंगे। बाकी बचेगा 9 अपॉन 3, 3 1 3, 3 3 9। तो आंसर आएगा 3 न्यूटन पर कोलम, या 3 वोल्ट पर मीटर। कितना आया? 3 न्यूटन पर कोलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? 3 न्यूटन पर कोलम्ब। अगर आप यहाँ पर 12 रखें, 12, और यहाँ पर 6 रखें, तो कितना आएगा? यहाँ पर 12 और यहाँ पर 6, 12 6, 12
12 5 6 6 1 द 6 6 2 द 12। तो आंसर कितना आएगा 2 न्यूटन पर कॉलम। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, इसको मिटा दो। दूसरा प्रॉब्लम है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये प्रॉब्लम करके दिखाना। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड such that a proton placed at it would experience force equal to its weight, अब देखो यह प्रॉब्लम पहले आप खुद करने की कोशिश करो, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सॉल्व कर सको तो आप बताना। तो चलो करते हैं इसको। डेटा में क्या है, डेटा में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मालूम करनी है, जबकि प्रोटॉन की वैल्यू कितनी होती है, प्रोटॉन का जो मास है वो कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये आपको याद करना होगा कि प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और प्रोटॉन का जो चार्ज है, प्रोटॉन की चार्ज होती है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम, ये प्रोटॉन पर चार्ज होती है। एक चार्ज की बात की और दूसरा मास की, प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन की चार्ज, ये अंडरस्टूड है। और वेट मतलब ग्रेविटी कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले फील्ड मालूम करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है कि F/Q। अब ये जो फोर्स है ये कौन सा है, वेट फोर्स है। तो वेट किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू mg। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फोर्स महसूस हो, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स हो उसे हम कहते हैं वेट फोर्स। अब देखो F इज, ये क्या है, E है, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, E इज इक्वल F/Q। F की जगह पर हम क्या रखेंगे mg, क्योंकि वेट फोर्स है, mg/Q। अब mg मास कितना है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, मास किसका, प्रोटॉन का। F इज इक्वल टू 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, 27 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाय उसकी चार्ज 1.602 इंटू 10⁻⁻19। अब अगर आप देखो कि ये जो पावर है इसको ऊपर ले आओ, 1.673 इंटू 10⁻⁻27 इसको भी सेम रखो, इंटू 9.8 इसको भी सेम रखो, लेकिन ये जो पावर है इसको ऊपर ले आओ, इंटू 10 यहाँ पर देखो ये पावर है ना 10⁻⁻19, इस पावर को ऊपर ले आओ तो 10⁻+19 हो जाएगा। नीचे
माइनस में था, ऊपर ले आएंगे तो प्लस में। और 1.602 इसको सेम रखो, 1.602। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो पहले अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, 1.673 को डिवाइड करो, 1.673 डिवाइडेड बाय 1.602, 1.044। 1.673 को डिवाइड करो 1.602 से, तो आपको आंसर मिलता है 1.044। ये ख़त्म हो गए। अब 10 पावर माइनस 27, 10 पावर माइनस 27 में से 10 पावर 19, मतलब एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव करेंगे सब्ट्रैक्ट, लेकिन आंसर उसका लिखेंगे जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो वैल्यू किसकी ज़्यादा है? माइनस की ज़्यादा है। पहले सब्ट्रैक्ट करो, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, मतलब 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8, सो अभी माइनस में, मल्टीप्लाई बाय 9.8। अब 9.8 को मल्टीप्लाई करो 1.044 से, मल्टीप्लाई बाय 9.8 से मल्टीप्लाई करो, तो 10.22 F इज इक्वल टू 10.22 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन पर कॉलम। तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी? 10.22 इंटू 10 पावर माइनस 8 न्यूटन पर कॉलम। मैंने क्या किया, 9.8 को मल्टीप्लाई किया, 9.8 को मल्टीप्लाई किया इससे 1.044 से, तो आंसर मिला 10.22। तो आज की वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में समझा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ।